तो कैसे हैं बच्चों। फिर से वही दिन, वही चेहरा, वही लिखावट नहीं भूलने वाले हैं गाइस। और मैं करूं बात आज की, तो आज है क्लास 4 और डे 48। और आज भाई हम लोग जूस बनाएंगे, रस बनाएंगे और उसको फिर इस्तेमाल करेंगे। जूस कैसे बनता है, रस कैसे बनता है, इसके बारे में हम तमाम सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले। देखो बच्चों, मैं फिर से कहता हूँ वही डायलॉग फिर से। मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था, मेरे बच्चों मैंने तुमसे कहा था कि रणभूमि में युद्ध हो से पहले, सॉरी उल्टा बोल दिया, रणभूमि में युद्ध हो से पहले, सॉरी वो सही था। रणभूमि में युद्ध हो से पहले रणभूमि में खेला जाता है। कुछ ऐसा ही हाल हम सबके जीवन में होता है। भाई ये सही है ना, ना ना ये सही है, ये नहीं यही सही है। तो उसके लिए भाई फुल प्रैक्टिस चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं भैया जो मैंने पढ़ा है वही है। ठीक है। तो मेरे बच्चों मैंने तुमसे कहा था, मेरे बच्चों मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो से पहले रणभूमि में खेला जाता है। तो ये परफेक्ट था। ठीक है, ये परफेक्ट। तो आज ऐसे ही आज हम खेलेंगे बायोलॉजी के साथ। खेल तो हमारे साथ गई गाइस, लेकिन क्या बता सकते, कुछ नहीं कर सकते भाई। जो जो होना है वो होकर रहेगा, इसलिए अपना बुद्धि नहीं लगाएं। और चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। तो देखो भैया, सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप उतार कर नोट उठ कर सकते हो, बना सकते हो। चलो, और उसके बाद फिर हम लोग इसका भाई धज्जियां उड़ाएंगे। और देखो, मैं फिर से कहना चाहूँगा, देवी एवं सज्जनों, वैज्ञानिक लोग, बच्चों एवं बच्चियों, स्टूडेंट, छात्र एवं छात्रा, भाई एवं बहन, जो भी है भाई मैं बोल सकता हूँ। देखो, तुम लोग क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक मारना, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और उन लोग के पास भी भेजो। भाई उन लोगों के पास भेजो, मुंह पर फेंको कि लो भाई मैंने पढ़ा तुम भी पढ़ो। ठीक है। तो भाई ऐसे करना है। तो चलते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं कि जठर ग्रंथियां की कोशिकाएं 3 प्रकार को होती है, कैसे होती है इसके। मैंने जठर ग्रंथियां और ये सब जठर रस जो है, ये सब चीज़ मैंने पिछले वाले क्लास में बता दिया था कि अमाशय से जो निकलता है, अमाशय से जो निकलता है, अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि। ठीक है, यानी अमाशय से जो निकलता है ग्रंथियाओं से, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, यानी अमाशय में जो होता है, अमाशय में एक कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका होता है। कौन सा कोशिका होता है? खंभा टाइप के, मतलब स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका होती है। वो जो होती है, इसका अस्तर जो है अंदर अंदर की ओर क्या होता है, धसा होता है। क्या होता है? धसा होता है, मतलब अंदर की ओर धसा होता है। और इस धसे भाग की कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या फिर जठर ग्रंथि कहलाती है। और जठर ग्रंथि या फिर अमाशय ग्रंथि 3 प्रकार का होता है, जो कि आज यहाँ से डिस्कस करने वाले। अगर इसके पिछले वाले क्लास नहीं पढ़े होंगे, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो नए नए आए हों, इसके पिछले वाले क्लास नहीं पढ़े हैं, तो मैं बता दूं अगेन, क्लास 3, 2, 1 हो चुका है, तभी तो 4 पे पहुंचे हैं। ठीक है। तो चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब भैया खेला होवे हाई से, मतलब अब खेला किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो देखो जठर ग्रंथि जो है यहाँ पे, देखो जठर ग्रंथि, और जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि, और क्या नाम था भैया, अमाशय ग्रंथि। ठीक है। जठर ग्रंथि या फिर अमाशय ग्रंथि दोनों एक ही हैं। और चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन होते हैं। तो जठर ग्रंथि कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला, श्लेष्मा या म्यूकस, श्लेष्मा या म्यूकस, श्लेष्मा या म्यूकस, जठर ग्रंथि या फिर अमाशय ग्रंथि। दूसरा, भित्तीय या अम्लजन, भित्तीय या अम्लजन। उसके बाद ग्रंथि अपना लगा देना। ठीक है, जठर ग्रंथि। उसके बाद थर्ड में है आपका, थर्ड में हो जाएगा मुख्य या जाइल, अरे यार काहे कुछ की यार, बार कौन याद कर रहा है, कौन बदतमीज है भाई जो याद कर रहा है। तो तीसरा है मुख्य या जायमोजिन, 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 जायमोजिन। ठीक है, इमोजी सेंड करो भाई व्हाट्सएप पे, यानी जायमोजिन।
ठीक है, क्या हो जाएगा, जाइमोजिन, कौन, जठर ग्रंथि। तो ये 3 प्रकार का ग्रंथि होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं गाइस। तो पहला पॉइंट में है, देखिएगा, जठर रस में, जठर जठर रस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं HCl, बोलते हैं HCl। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। यानी जठर रस में कौन कौन सा अम्ल होता है, ठीक है, क्या क्या होता है। तो जठर रस में पहला अम्ल हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद म्यूकस या श्लेष्मा, ठीक है, म्यूकस या श्लेष्मा, ये जो आप ये वाला होता है। उसके बाद निष्क्रिय, कोई क्रिया करने वाला नहीं, कौन, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो होता है कोई क्रिया नहीं करता, चुपचाप ऐसे पड़ा रहता है। लेकिन पेप्सिनोजोन जेन को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद जो बनेगा, वो क्या, सक्रिय करेगा, यानी कोई काम करेगा। ठीक है, तो जठर रस में क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा, उसके बाद निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लजन को, अम्लजन, ठीक है, अम्लजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लजन को, सॉरी, अम्लजन कोशिकाओं से निकलता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं HCl, कौन सा कोशिका से निकलता है, तो एक कोशिका का नाम है अम्लजन। कौन सा, अम्लजन। ठीक है, देखो यही वाला भित्तीय या अम्लजन। तो जठर ग्रंथियां के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन, तो श्लेष्मा या म्यूकस, ठीक है, श्लेष्मा या म्यूकस, समझ में आ रहा है बात, श्लेष्मा या म्यूकस, भित्तीय या अम्लजन, मुख या जाइमोजिन। ठीक है, तो ये जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकल रहा है, तो जठर ग्रंथि का दूसरा भाग, कौन सा, अम्लजन से। अम्लजन, अम्लजन नामक कोशिकाओं से निकल रहा है, क्या हो रहा है, अम्लजन नामक कोशिकाओं से निकल रहा है। ये ग्रंथि है, लेकिन एक अम्लजन नामक कोशिका है जिससे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लजन कोशिकाओं से निकलता है, निकलता, निकला है या फिर निकलता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl ही पेप्सिनोजोन जेन, ठीक है, पेप्सिनोजेन, यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही पेप्सिनो, ये जो था ना आपका निष्क्रिय, यानी कोई काम नहीं कर रहा था अभी, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, इसको तोड़ेगा। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl ही पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। यानी पेप्सिनोजेन तो था, उसको क्या, कौन सा एंजाइम में बदल दिया, पेप्सिन, पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल दिया। ठीक है, और ये क्या, सक्रिय, सक्रिय का मतलब ये कोई काम करेगा, कोई वर्क करेगा। ठीक है, अब कौन बदला, तो HCl। पूछेगा, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में कौन बदलता है, तो HCl। क्या, HCl। बात समझ में आ रही है, ये सब चीज याद करना पड़ेगा। ठीक है, बदल देता है। उसके बाद पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक, पेप्सी नहीं है भैया, पेप्सी जो आप आता है ना आइसक्रीम, वो नहीं है, ये अलग है, पेप्सिन। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे क्या बनाता है, प्रेप्टोन, प्रेप्टोन में बदल देता है। यानी पेप्सिन क्या करता है कि भोजन में हमको क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो खाते हैं, लेते हैं भोजन के रूप में, यही सब लेते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब, ठीक है, ग्लूकोज, ये सब। समझ में आ रहा है ना, ये सब चीज मैं बता रहा हूँ। तो जो भोजन के रूप में आप प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, तो प्रोटीन, प्रोटीन पर क्या करता है, काम करता है, यानी उसको तोड़ने का काम करता है। यानी प्रोटीन पर काम करता है, और काम करने के बाद क्या बना देता है, पेप्टोन। ठीक है, पूछेगा प्रोटीन को पेप्टोन कौन बनाता है, प्रोटीन को पेप्टोन कौन बनाता है, तो कौन, कौन बनाता है भैया, पेप्सिन। क्योंकि अब ये सक्रिय हो गया ना, अब ये सक्रिय एंजाइम हो गया, अब ये काम करेगा। पहले था पेप्सिनोजेन जो निष्क्रिय था, कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन HCl ये इसको क्या कर दिया, कोई काम धंधा पे लगा दिया, बोला, उत्साहित कर दिया, भैया कि तुम निष्क्रिय नहीं हो, तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा मोटिवेट किया और काम धंधा पे लगा दिया, काम धंधा पे लगा दिया भैया। यहाँ पे HCl क्या किया, पेप्सिनोजोन को ऐसे कर दिया,
इसको एंजाइम में बदल दिया, सक्रिय एंजाइम में, पेप्सिन नामक एंजाइम में। और पेप्सिन कर रहा है जो भोजन के रूप में है आती है प्रोटीन ले रहा है उस पर कार्य कर रहा है, यानी तोड़ने का काम कर रहा है। उसको तोड़ कर क्या बदल दे रहा है, यानी प्रोटीन को बदल रहा है, पेप्टोन में बदल दे रहा है। प्रोटीन का नाम में चेंज कर रहा है भाई, वरांड है सब, समझ में आ रहा है, नाम चेंज करो, नाम चेंज कर दे रहा है। तो पेप्सिन जो है भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है और उसे प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में, ठीक है, पेप्टोन में बदल देता है। अब देखना HCl, HCl जो है, HCl जीवाणुनाशक की तरह काम करता है। जीवाणुनाशक का मतलब जीव को नाश करता है। जीवाणु यानी जीव जो होता है, छोटे छोटे जीव जो खाना के रूप में, जैसे बैक्टीरिया ले लेते हैं, बैक्टीरिया चला जाता है गंदगी उनकी में से होता है बैक्टीरिया, वो चला जाता है तो उसको क्या करता है, पहले मार देता है। कौन, HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहाँ से निकल रहा है, तो अम्लजन से निकल रहा है, अम्लजन कोशिकाओं से निकल रहा है, याद रखना। अम्लजन ये हो जाएगा ग्रंथि है, लेकिन अम्लजन कोशिकाओं से बोलना, अम्लजन अमलजन, 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 अमंजन नहीं, मैंजन नहीं भाई, जो दोबारा सोच करते बोला नहीं, अमलजन, कोशिकाओं से आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा है। चलिए, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। देखो जीवाणुनाशक होता है क्या है, तो भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, नष्ट मतलब मार देता है, ठीक है। उसके बाद म्यूकस की दीवार, म्यूकस, म्यूकस करने हैं, देखो यहाँ पे श्लेष्मा या म्यूकस, ठीक है। ये म्यूकस क्या है, तो जठर ग्रंथि का एक रूप है, ठीक है। तो म्यूकस की दीवार, म्यूकस की दीवार जठर ग्रंथियों को HCl तथा पेप्सिन में सुरक्षित रखता है। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना भैया थोड़ा सा। म्यूकस की दीवार, म्यूकस की दीवार, म्यूकस की दीवार जठर ग्रंथियों को, जठर ग्रंथियों को HCl तथा जठर ग्रंथि कौन कौन होगा, HCl जो होगा, HCl म्यूकस की दीवार, म्यूकस की दीवार, म्यूकस की दीवार जो जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि क्या है, म्यूकस है, म्यूकस हो गया, ये जो है आपका तीन नाम सुना ना, तो जठर ग्रंथि कौन है, म्यूकस की दीवार। तो म्यूकस की दीवार क्या करता है कि HCl तथा पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। ध्यान देना, यानी कहने का मतलब, ध्यान देना, समझ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। तो HCl जो है, HCl, HCl और पेप्सिन, HCl और पेप्सिन, HCl और पेप्सिन, समझ में आ रहा है, HCl और पेप्सिन, ये है क्या, एक अम्ल है, क्या अम्ल है, जो इसमें जाएगा उसको तोड़ देगा, यानी पचा देगा। ये बहुत ही ऐसे होता है, मतलब कि सबको मतलब ऐसे कर देता है, मतलब कि अगर ये जो HCl अम्ल है अगर त्वचा पर गिर जाएगा ना ये इस पे, तो इसको भी ऐसे कर देगा, मतलब लहरा देगा, तो मतलब पचा देगा। तब सोचने वाली बात है कि HCl जहां रहता है, HCl जहां रहता है उस थैली को क्यों नहीं पचाता, उस थैली को क्यों नहीं पचाता, इसलिए नहीं पचाता क्योंकि एक दीवार होता है, एक दीवार होता है जो किसका, म्यूकस की दीवार है, म्यूकस की दीवार है, ठीक है। जैसे मान ली कि ऐसे है, एक थैली है ऐसे, और इसमें आपका HCl अम्ल है, तो इस थैली को पचा देना चाहिए था, इस थैली को मतलब इस थैलियों को तोड़ देना चाहिए था, पचा देना चाहिए था। हम जानते हैं कि HCl में जो भी जाता है उसको क्या करता है, पचा देता है, ठीक है, यानी तोड़ने का काम करता है। तो जो थैली में है भैया वो तो मांस के टुकड़े है ना, तो उसको क्यों नहीं पचा रहा है, ठीक है, उसको क्यों नहीं पचाता, जैसे हम लोग मांस मांस खाते हैं, मांस को पचा देता है, तो जो है उसमें क्यों नहीं पचाता है। तो थैली और जहाँ HCl उसके बीच में एक म्यूकस की दीवार है, किसका, म्यूकस की दीवार, ये है क्या, जठर ग्रंथि, क्या है, जठर ग्रंथि। म्यूकस क्या है, एक प्रकार का जठर ग्रंथि है, जो कि तीन प्रकार का देखे ना, जठर ग्रंथि कितनी, जठर ग्रंथि की कोशिकाएं तीन होती है, ठीक है। तो म्यूकस की दीवार होती है, किसका, म्यूकस की दीवार होती है जो HCl, जो क्या करती है, जठर ग्रंथियों को HCl तथा पेप्सिन से सुरक्षा रखता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। पूछेगा, ये पूछेगा कि म्यूकस की ये पूछेगा कि HCl और पेप्सिन से कौन सुरक्षा प्रदान करता है, यानी जठर ग्रंथियों को HCl और पेप्सिन से कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो कौन सा, म्यूकस की दीवार, किसका, म्यूकस की दीवार। चलिए आगे चलते हैं, आगे। प्रतिदिन मनुष्य के आमाशय में लगभग 3 लीटर जठर रस बनता है, यानी मनुष्य के अंदर जो आमाशय है उसमें जो जठर रस है लगभग 3 लीटर प्रतिदिन बनता है, हर दिन 3 लीटर बनता है, हर दिन
3 लीटर आपका जठर रस बनता है मनुष्य के आमाशय में। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि प्रतिदिन मनुष्य के आमाशय में लगभग कितने लीटर जठर रस बनते हैं, तो 3 लीटर। ठीक है, कितना? 3 लीटर। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा। पॉइंट ये है कि आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने के कारण, यानी अम्लीय स्राव का मतलब जैसे HCl हो गया, यानी पेप्सिन हो गया, कभी कभी आमाशय में, ये सब आमाशय में ही है, आमाशय में ही है। तो आमाशय की ग्रंथियों में कभी कभी क्या होता है कि अम्लीय अम्लीय स्राव जो है, मतलब HCl बहुत ज्यादा निकलने लगता है, या फिर पेप्सिन ज्यादा ऐसे निकलने लगा, स्राव का मतलब निकलने लगा। तो उसके कारण होता क्या है, उसके कारण ये होता है कि जब सोचो, अब मेरी बात समझो, जैसे 1 लीटर चीनी है, सॉरी 1 लीटर चीनी बोल, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, और तुमने क्या बनाया, 250 ग्राम यानी 1 पौवा चीनी डाला। क्या डाला? चीनी। उसका शरबत बनाओ। किसका बनाओ? शरबत। शरबत जब बनाओगे तो अच्छा लगेगा, लगेगा ना, मतलब संतुलन बढ़िया रहेगा, पानी और चीनी का संतुलन, रेशियो ठीक है, तो शरबत बढ़िया लगेगा। अब 1 लीटर पानी में 5 किलो चीनी डाल दो, 1 लीटर पानी में 5 किलो चीनी डाल दो, तो क्या हो जाएगा? पानी का कमी हो जाएगा, खाली चीनी चीनी बुझाएगा। वही कारण क्या हो रहा है कि जो आपका है अम्लीय स्राव बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा स्रावित होने, यानी अम्लीय शराब जब बहुत ज्यादा होने लगा, तो क्या होगा होगा कि जो सुरक्षा कर रहा है कौन? म्यूकस। म्यूकस की दीवार जो सुरक्षा कर रहा है, और म्यूकस की दीवार से एक से रस निकल रहा है। ठीक है, म्यूकस की दीवार से भी क्या हो रहा है? सुरक्षा से निकल रहा है, रस निकल रहा है, जो कि क्या कर रहा है? आपका ये इसका मतलब अम्लीय शराब शराब से ऐसे दीवार को बचा रखा है, मतलब ऐसे, किसका? ऐसे इसका क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथियों को क्या कर रहा है? बचा कर रखा हुआ है। कौन? म्यूकस की दीवार। अब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ऐसे स्रावित होने लगेगा आपका अम्लीय स्राव, तो सुरक्षा म्यूकस का स्राव घट जाता है, यानी सुरक्षा म्यूकस का जो स्राव हो रहा है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मैंने बताया ना कि पानी है 1 लीटर, आपने ऐसे पाव भर ऐसे चीनी डाला तो ठीक है, आपका ये आपका शरबत बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन 1 लीटर पानी में 10 किलो चीनी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 किलो चीनी डाल दोगे तो क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगा। ठीक है, तो सब गड़बड़ा जाएगा। तो हुआ ये कि कामाशय की ग्रंथियों में कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने के कारण सुरक्षक म्यूकस, सुरक्षक, इसका नाम है ना सुरक्षक, जो सुरक्षा कर रहा है। ठीक है, अम्लीय शराब से, यानी अम्लीय HCl या फिर पेप्सिन से क्या कर रहा है? सुरक्षा कर रहा है जठर ग्रंथियों को। तो सुरक्षक म्यूकस का स्राव घट जाता है, यानी जो स्राव निकल रहा है इसमें से, जो सुरक्षा कर रहा है HCl और पेप्सिन से, क्या कर रहा है? इसका स्रावे घट जाएगा। मतलब शराब शराब वो पीने वाला भाई नहीं है, ठीक है, दारू नहीं। शराब का मतलब निकलना, जो निकल रहा है, ठीक है, वो घट जाएगा। घटने के बाद कारण, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण अमाशय के आंतरिक दीवार में कहीं कहीं गोलाकार गोलाकार अ, अंदर को अंदर में, हाँ, अंदर में, ठीक है, ध्यान देना। तो जिसके कारण, यानी शराब घट गया, यानी आपका अम्लीय शराब ज्यादा होने लगा, जिसके कारण सुरक्षा म्यूकस का शराब घट जाता है, जिसके कारण क्या होगा? अमाशय के आंतरिक दीवार में, अमाशय के जो अंदर वाला दीवार है, ठीक है, अंदर वाला जो त्वचा है, बोल सकते हैं त्वचा या दीवार, उसमें क्या होगा? कहीं कहीं गोलाकार, यानी गोल गोल, क्या होगा? गोलाकार मतलब गोल गोल, अंदर में कुछ धसा हुआ घाव निकल जाता है। अंदर की ओर धसा हुआ गोल गोल क्या घाव निकल जाएगा, और ऐसा घाव अल्सर कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्सर। ठीक है, ऐसा घाव को अल्सर कहते हैं। समझ रहा ना? और ये अक्सर अक्सर कैसे निकलता है? ये घाव कब निकलता है? बिना भोजन लंबा समय तक रहने के कारण क्या पेप्टिक अल्सर होने का संभावना अधिक है। अल्सर यानी पेप्टिक अल्सर, वही दोनों एक है, ठीक है। अल्सर बोलो या फिर पेप्टिक पेप्टिक अल्सर, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? पेप्टिक अल्सर, अल्सर। तो यहाँ पे ये समझा, ये जो पॉइंट था आपका, यहाँ से जो आमाशय की ग्रंथियों में कभी कभी क्या होता है कि अत्यधिक अम्ल से अम्ल निकलने लगता है। अम्ल निकलने के कारण क्या होता है कि सुरक्षा म्यूकस का जो स्राव है वो घट जाएगा,
यानी कम हो जाएगा। कम होने के कारण होगा अम्लीय का मात्रा ज़्यादा हो गया है और सुरक्षा म्यूकस की मात्रा कम हो गई। इसके कारण क्या हुआ कि अमाशय की दीवार में कहीं कहीं अंदर की ओर गोलाकार ऐसे घाव हो जाएगा। गोलाकार मतलब गोल गोल अंदर की ओर धंसा हुआ घाव हो जाएगा और इस घाव को बोलते हैं अल्सर या फिर पूरा नाम पेप्टिक अल्सर। और ये कब होता है, ये कब होगा, चाहे तो अम्लीय स्राव ज़्यादा होने लग रहा है, अम्लीय स्राव ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अम्लीय स्राव ज़्यादा हो रहा है। और जब हम भोजन लंबे समय तक नहीं करते हैं तब, क्योंकि भोजन नहीं कर रहे हैं और आपका स्राव बनते जा रहा है, यानी अम्लीय स्राव बनते जा रहा है, ठीक है, अम्लीय स्राव बनते जा रहा है, भोजन नहीं कर रहे, भोजन करेंगे तब तो कमजोर होगा ना, अम्लीय स्राव टूटेगा, यानी उसमें पानी पियेंगे तो पानी ऐसे आपका इसमें अम्लीयता में जाके मिल जाएगा, अम्लीयता में जाके मिल जाएगा और कमजोर हो जाएगा। तो खाना खाते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे तब तो नॉर्मल बैलेंस बना रहेगा। और लंबे समय तक भोजन नहीं कर रहे, लंबे समय तक क्या कर भोजन नहीं कर रहे, जिसके कारण आपका अम्लीय स्राव बढ़ गया और आपके आती अमाशय की दीवार में ऐसे गोलाकार अंदर की ओर ऐसे घाव हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, ठीक है, पेप्टिक अल्सर। तो बोलेगा पेप्टिक अल्सर अमाशय की दीवार में कब बनता है, तो लंबे समय तक भोजन न करने से और फिर अम्लीय स्राव अम्ल का स्राव बढ़ जाने से ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, उसके बाद और है पॉइंट। तो पॉइंट ये है कि आमाशय में प्रोटीन के साथ साथ यानी आमाशय में प्रोटीन मैंने बताया ना जो खाना के रूप में लेते हैं, प्रोटीन के साथ साथ वसा का आंशिक पाचन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है, ठीक है, किसके, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम के द्वारा। यानी आमाशय में प्रोटीन के साथ साथ, ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ किसका, वसा का भी आंशिक पाचन, ठीक है, आंशिक पाचन किसके द्वारा, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉयल में बदल देता है। पूछेगा वसा को ग्लिसरॉयल में कौन बदलता है, तो ग्लास्ट्रिक लाइपेज, क्या, ग्लास्ट्रिक लाइपेज, समझ में आ रहा ना। तो ग्लास्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, वसा को वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉयल में बदल देता है, यानी वसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉयल रॉल ग्लिसरॉल सॉरी ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल। तो ग्लास्ट्रिक ग्लास्ट्रिक, ठीक है, ग्लास्ट्रिक लाइपेज जो है वसा को अम्ल यानी वसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉयल में बदलता है, कौन, ग्लास्ट्रिक लाइपेज। चलिए आगे चलते हैं। आमाशय में भोजन आमाशय में जो भोजन होगा गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, यानी आमाशय में जो भोजन हम खाते हैं गाढ़े मतलब ऐसे पूरा गाढ़ा, लेई लेई का मतलब लोई जो होता है ना, आटा का लोई, किसी कल बताए थे ना, आटा का लोई मतलब लोई टाइप का हो जाएगा ऐसे तब, ठीक है, समझ में रहा ना। जब हम रोटी बनाते हैं तो कैसे ऐसे घिसते हैं ऐसे, ठीक है, कठोर होता है ना थोड़ा सा ऐसे चिमट चोट मतलब गाढ़े टाइप के ऐसे, तो ऐसा लेई बन जाता है, भोजन ऐसे बन जाता है टूट के। तो आमाशय में भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, काइम, जिसे क्या बोलते हैं, काइम। काइम काइम किसको बोलते हैं, जो गाढ़ा लेई हो गया ना, भोजन का जो गाढ़ा लेई हो गया उसको क्या बोलते हैं, काइम, ठीक है। काइम आमाशय के काइम जो होता है आपका, जो भोजन जो आपका गाढ़े लेई की तरह बन गया, काइम क्या करता है, आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में आता है। यानी काइम जो होगा आमाशय के पाइलोरिक छिद्र, यानी आमाशय में क्या है, एक पाइलोरिक छेद है, ठीक है, पाइलोरिक छेद जिसके द्वारा छोटी आंत में आता है। यानी टूटने के बाद समझे, टूटने के बाद यानी जो भोजन आपने खाया ऐसे वो टूटने के बाद क्या होता है, लेई बन जाता है, लेई मतलब ऐसे चिपचिपा टाइप का, थोड़ा सा काढ़े यानी गाढ़े टाइप के लेई। और वही एक रास्ता दे रहा होता कौन सा छेद द्वारा, कौन सा, अभी अभी आपने सुना ना, पाइलोरिक पाइलोरिक छिद्र यानी छेद के द्वारा छोटी आंत में आ जाता है। अब छोटी आंत में यहाँ से पेरैया होता है, पूरे भोजन का पेरैया होगा, ठीक है। चलिए अब जानते हैं छोटी आंत क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। छोटी आंत
क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। छोटी आंत, चलिए, छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। बेलनाकार होता है। छोटी आंत कैसा होता है? बेलनाकार। छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है, याद रखना। बेलनाकार होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। यही छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूरी तरीके से हो जाती है, ठीक है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य की बात किया जा रहा है। मनुष्य में इसकी लंबाई यानी छोटी आंत की जो लंबाई होगा लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। ये मीटर में सेंटीमीटर सेंटीमीटर होता है। चलिए, भिन्न भिन्न जंतुओं में, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है, चौड़ाई भी अलग अलग होगी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी। चलिए, आंत की लंबाई भोजन पर निर्भर करता है। आंत की लंबाई भोजन पर निर्भर करता है। जैसे शाकाहारी जंतु में अधिक, यानी छोटी आंत की लंबाई चौड़ाई अधिक तथा मांसाहारी में कम होता है। यानी भोजन जो ग्रहण करता है, जैसे हुआ कि जो मांसाहारी है, जैसे शेर हो गया, वो हमेशा मांस खाता है। तो हमेशा मांस खाता है तो उसका जो छोटी आंत होगा, उसका लंबाई जो होगा कम होगा, यानी 6 मीटर से ज्यादा, ये मनुष्य की लंबाई से कम होगा, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, ठीक है। तो छोटी आंत का लंबाई कम होगा, चौड़ाई भी कम होगा। लेकिन शाकाहारी का मतलब जो साग सब्जी फल फूल ये सब खाता है, उसके लिए आपका छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि जितना ही ज्यादा लंबा रहेगा, भोजन को पचने में उतना ही समय लगेगा। क्या लगेगा? उतना ही समय लगेगा। और छोटी आंत की लंबाई जितनी कम रहेगा, भोजन को उतनी आसानी से पकने मतलब से पच जाएगा। इसलिए जब हम लोग मांस खाते हैं, अ, तो क्या होता है, मांस के बदले चिकन उकन खाते हैं तो जल्दी पच जाता है। क्या होता है? जल्दी पच जाता है। लेकिन अगर साग सब्जी फल फूल खाओगे तो बहुत लेट से पचता है, ठीक है, समय लगता है पचने में। इसका रीजन यही है। पूछेगा कि मीट मछली खाने से, यानी मांसाहारी वाला चीज खाने से जल्दी क्यों पच जाता है? क्योंकि ये इसका जो होता है, ये इसका पाचन क्या होता है, मतलब बहुत जल्दी पचता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, पच जाता है। लेकिन ये जो है आपका शाकाहारी जैसे साग सब्जी फल फूल, इसको टूटने में बहुत समय लगता है, ठीक है, इसलिए इसको टाइम लगता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं है? छोटी आंत बड़ी आंत, सॉरी, बड़ी आंत की तो बात करेंगे, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई भिन्न भिन्न जंतुओं के अनुसार होता है, यानी भोजन के अनुसार होता है। जो शाकाहारी है उसमें ज्यादा लंबा, छोटी आंत ज्यादा लंबा होगा, चौड़ाई भी ज्यादा होगा, और जो मांसाहारी है उसमें कम होगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट, छोटी आंत 3 भागों में, ग्रहणी, जेजुनम जेजुनम इलियम। ध्यान देना, छोटी आंत 3 भागों में, ग्रहणी पहला ग्रहणी, जेजुनम इलियम बटा होता है। यानी छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, पहला ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत का भी तीन तीन भाग होता है, 3 भागों में बटा होता है, एक ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। चलिए पढ़ते हैं, ग्रहणी पढ़ते हैं। ग्रहणी, छोटी आंत के ग्रहणी भाग, छोटी आंत के ग्रहणी भाग आमाशय के पाइलोरिक भाग में, सॉरी, छोटी आंत छोटी आंत ग्रहणी भाग, छोटी आंत के ग्रहणी भाग यानी पहला भाग आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है, ठीक है। आमाशय के पाइलोरिक भाग किसका? पाइलोरिक भाग। आपने देखा ना कि जो कायम है, कायम यानी भोजन, आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में आता है। आमाशय के पाइलोरिक भाग छिद्र द्वारा छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में आपने आ गया, तो ये जो हुआ छोटी आंत के ग्रहणी भाग, आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है, ठीक है। यानी जो पाइलोरिक भाग जो हुआ, पाइलोरिक भाग, जो पाइलोरिक भाग से आपका पाइलोरिक छेद से होकर आपका भोजन जो है कायम बन के आया, ठीक है, आया, तो अब कहाँ आएगा? ग्रहणी में आएगा, ठीक है। किस में आएगा? ग्रहणी में।
समझ में आ रहा है ना, ग्रहणी ग्रहणी में आएगा, यानी पैलोरी भाग के ठीक आगे शुरू होता है, यानी पैलोरी भाग के ठीक आगे क्या है, ग्रहणी है। चलो ग्रहणी, यह प्राय सी आकार के होता है, कौन, ग्रहणी। ग्रहणी यानी छोटी आंत के पहला भाग जिसको बोलते हैं ग्रहणी, इसका आकार कैसा होता है, सी टाइप के, कैसा होता है, सी, सी आकार के होता है। ग्रहणी के बीचों बीच, ग्रहणी के बीचों बीच, ग्रहणी के बीचों बीच एक नलिका खुलती है, नलिका, ग्रहणी के बीचों बीच एक नलिका खुलती है। यह नलिका अग्नाशय वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी से मिलकर बनता है। यानी ग्रहणी के बीचों बीच जो नलिका खुल रही है, एक नलिका खुल रही है, ग्रहणी के बीचों बीच जो नलिका खुल रही है वो दो वाहिनियों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन, यह नलिका यानी कौन नलिका, जो नलिका खुल रही है वो किन किन से मिलकर बना हुआ है, आग्नेयाशी वाहिनी से, आग्नेयाशी, आग्नेयाशी है नहीं, आग्नेयाशायी, सही लिख रहा हो, आग्नेयाशायी वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी से मिलकर बनता है। पूछेगा आग्नेयाशायी तथा मूल पित्त वाहिनी से मिलकर, मूल पित्त वाहिनी से मिलकर एक नलिका बनती है जो ग्रहणी के बीचों बीच खुलती है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये हो गया आपका पहला ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी के बारे में क्या 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 सुना, ग्रहणी के बारे में क्या क्या देखा। ग्रहणी है छोटी आंत का पहला भाग है, पहली बात पहला भाग है। ठीक है, पहला भाग है, आपने देखा। अमाशय के पैलोरिक भाग के ठीक आगे खुलती है, शुरू होती है। ठीक है, और ये जो ग्रहणी है सी आकार की होती है। उसके बाद ग्रहणी के बीचों बीच एक नलिका खुलती है जो कि दो वाहिनियों से मिलकर बनती है, आग्नेयाशी वाहिनी और तथा मूल पित्त वाहिनी से मिलकर एक वाहिनी बनती है जो ग्रहणी के बीचों बीच खुलती। आपने ये बहुत आसान है, बहुत ऐसे। उसके बाद आपका ग्रहणी तो खत्म हो गया। आप पढ़ेंगे जेजुनम। क्या पढ़ेंगे, जेजुनम, जो कि ग्रहणी का दूसरा भाग है, यानी बीच वाला, दूसरा नहीं बीच वाला, पहला दूसरा ये बीच वाला। जेजुनम क्या है, ग्रहणी का बीच वाला यानी मध्य वाला भाग है। देखिए लिखा हुआ है, यह छोटी आंत का मध्य भाग है, मध्य का मतलब बीच वाला। जेजुनम क्या है, छोटी आंत का मध्य भाग है, मध्य मतलब बीच वाला भाग है। आगे चलते हैं, छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इलियम जो कि छोटी आंत का तीसरा भाग है, छोटी आंत का दूसरा भाग, ये तो बीच वाला ही दूसरा है। ठीक है, बोल सकते हैं पहला दूसरा तीसरा, यानी पहला और तीसरा के बीच में दूसरा आएगा। तो जेजुनम आपने पढ़ा था, जेजुनम बस थोड़ा सा है, यह छोटी आंत का मध्य भाग है। ठीक है, छोटी आंत का मध्य भाग है। अब जो होगा छोटी आंत का अधिकांश भाग, यानी छोटी आंत का अधिकांश भाग, यानी ग्रहणी और जेजुनम से भी बड़ा कौन है, इलियम। क्या है, इलियम। भाग का मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे मान ली जाए कि मैं यहाँ पे लिखूं ऐसे मिटा रखा है, ये मान ली कि छोटी आंत है। क्या है, छोटी आंत, तो ये हो गया ग्रहणी, ये हो गया जेजुनम, और बाकी जो बच गया इलियम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ा भाग कौन है, इलियम, यानी छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग इलियम है। क्या है, इलियम। बात समझ में आ रहा है। चलिए, छोटी आंत का सबसे अधिकांश भाग इलियम होता है। इलियम, इलियम, अब इलियम के बारे में पढ़ रहे हैं, जेजुनम खत्म हो गया, बस यही था, मध्य भाग है। उसके बाद आगे पढ़ते छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम, इलियम के बारे में पढ़ते हैं। इलियम जो है, क्या है, इलियम, इमली, इमली नहीं, इलियम, इम, देखो फिर, इलियम में, इलियम में भोजन का अधिकांश रूप से पाचन होता है। अधिकांश नहीं, अंतिम रूप से। यानी हम तो जानते हैं, अभी बताया कि आपको कि छोटी आंत में पूरी तरीके से पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरे तरीके से होता है, लेकिन छोटी आंत में कहाँ, तो इलियम। कहाँ, इलियम। छोटी आंत का तीन भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो इलियम में पूरे तरीके, अंतिम का मतलब एकदम पूरे तरीके से यही पाचन होगा। और पाचन होने के बाद यही अवशोषण भी हो जाएगा, यानी जो पाचन होने के बाद जो रस निकला, ठीक है, रस निकला, वो क्या हो जाएगा, वहीं से अवशोषित, यानी खींच लेगा, सब खींच लेगा, और उसके बाद जो आपका बचा हुआ है अपशिष्ट भोजन, वो सब मलाशय में चल जाएगा, रेक्टम के द्वारा मलाशय में। चलिए, तो इलियम में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। समझ में आ रहा है। चलिए, पचे भोजन का अवशोषण इसी भाग में होता है, इलियम में, इलियम। ठीक है, अभी इलियम पढ़ते, इलियम
यानी पचे भोजन का अवशोषण, अवशोषण का मतलब जो पचा है भोजन हो गया, आप जो रूस कह रहे रस जो पेरा गया, क्या हुआ, रस जो आप पेरा गया तो रस को निकाल कर अलग गिलास में रख लेंगे, ठीक है, अलग गिलास में। आज जो आपका बीज सब बच गया सब इधर निकलेगा। यानी अवशोषण का मतलब जो रस निकाला भोजन अब सब पच गया, भोजन से अब क्या कर रस को तीरेगा, ठीक है, जो भी ऊर्जा एनर्जी जो भी है सबको क्या करेगा, तीरेगा। चलिए खींचेगा, अवशोषण हुआ। चलिए इसी भाग में होता है, कौन सा, छोटी आंत का इलियम भाग में। अब देखना, छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, छोटी आंत में भोजन का पाचन पीत के द्वारा, अग्न्याशयी के द्वारा, अग्न्याशयी रस के द्वारा, आंत्र रस या सक्कस एंटोरिकस, समझ में आ रहा ना। यानी छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होगा, पीत के द्वारा, पीत रस के द्वारा, उसके बाद अग्न्याशयी रस के द्वारा, उसके बाद आंत्र रस या सक्कस एंटोरिकस के द्वारा। ये सब पीत रस, अग्न्याशयी रस, आंत्र रस कहाँ से निकलता है, जो क्रमशः यकृत में, यकृत मतलब लीवर, अभी पढ़ेंगे, ठीक है, लीवर देखिए यकृत, ठीक है, लीवर, यकृत या फिर लीवर, ये सब जो रस निकला कहाँ से, यकृत से, अग्न्याशयी तथा आंतरस, ठीक है, यकृत, अग्न्याशय, अग्न्याशय तथा आंतरस ग्रंथियों से स्राव होता है। ग्रंथियों से क्या होता है, स्राव। यानी आपने छोटी आंत में भोजन कैसे पच रहा है, पीत रस के द्वारा, आग्नेयसयी रस के द्वारा, आंत्र रस के द्वारा, सक्कस एंटोरिकस के द्वारा। और ये सब जो आपका रस हुआ, पीत, अग्न्याशयी, आंत्र रस या फिर सक्कस एंटोरिकस, ये सब कहाँ से निकल रहा है, तो यकृत से निकल रहा है भी, अग्न्याशय से निकल रहा है, आंत से भी निकल रहा है, ठीक है, बात समझ में रहा ना। ये सब चीज से आपका ग्रंथि से निकल रहा है। उसके बाद जो छोटी आंत में जो भोजन जो पच रहा है, छोटी आंत में भोजन का पाचन की क्रिया होती है। छोटी आंत में भोजन की पाचन की क्रिया कैसे होती है, किसके द्वारा, देखो छोटी आंत, देखो यहाँ पे कोड करना, छोटी आंत में भोजन का पाचन की क्रिया होती है किसके द्वारा, पीत रस के द्वारा, अग्न्याशयी रस के द्वारा, आंत्र रस या सक्कस एंटोरिकस के द्वारा। और ये सब जो रस है कहाँ से निकल रहा है, तो यकृत से, अग्न्याशय से तथा आंत ग्रंथियों से निकल रहा है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं यकृत क्या होता है, यकृत यानी लीवर, ठीक है, यकृत यानी लीवर, समझ में आ रहा है ना, यकृत यानी लीवर। चलिए जानते हैं होता क्या है। तो यकृत जो है यह शरीर की, यानी मानव शरीर की बोल रहे, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यह यह शरीर की, मानव पढ़ रहे तो मानव के बारे में, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार जो होता है, यानी वेट होगा, भार, भार मतलब वजन, लगभग यानी करीब 1.5 kg, यानी 1.5 kg। क्या होता है, 1.5 kg। यानी यकृत, यकृत यानी लीवर का जो वजन होगा लगभग कितना होता है, 1.5 kg। क्या होता है, 1.5 kg। इधर साइड रहता है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे, समझ में आ रही बात, ऐसे तो 1.5 kg होता है। क्या होता है, 1.5 kg होता है, समझ में आ रहा ना। और सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, समझ में आ रहा है। और इसका भार होता है 1.5 kg, यानी 1.5 kg। ध्यान देना, यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, यकृत कोशिकाओं से, यानी यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। अभी तो पढ़ा ना भाई, भोजन का पाचन पित्त के द्वारा भी होता है, तो पित्त, पित्त कहाँ से, यकृत से स्रावित हो रहा है। तो वही तो पूरा, यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। स्राव का मतलब निकलता है, क्या होता है, निकलता है, यकृत, यकृत से, यानी यकृत कोशिकाओं के द्वारा पित्त रस का स्राव होता है या निकलता है। ध्यान देना, पित्त जो है पित्ताशय नामक छोटी थैली में जमा होता है। अभी कल मैंने फिगर पढ़ा था यहाँ पे, पित्त के बारे, पित्त थैली पढ़ा था। तो पित्त जो है पित्ताशय नामक छोटी थैली में जमा होता है, जो काले रंग के दिखाए थे, जो कि काले रंग को दिखाए थे। मैं अगर चाहूं तो फिर से दिखा सकता हूं बच्चों, देखो ये वाला, ये वाला भैया, ये वाला छोटा सा यहाँ पे दिखाई दे। तो पित्त रस कहाँ जमा होता है, पित्ताशय नामक थैली में। पित्त कहाँ से बन रहा है, तो यकृत कोशिकाओं से बन रहा है। चलिए, अब पित्त जमा हो रहा है कहाँ, तो पित्ताशय नामक थैली में जमा हो रहा है।
यकृत यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती है। यकृत से ही कई छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है, जिसको यकृत नलिकाएं कहते हैं। यकृत नलिकाएं कहते हैं। यकृत नलिकाएं क्या है? तो यकृत से छोटी छोटी नलिकाएं निकलते हैं, उसे बोलते हैं यकृत नलिकाएं। चलिए, कई का मतलब बहुत सारे, कई मतलब बहुत सारे, छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती है। ध्यान देना। अब यह नलिकाएं पित्ताशय के नलिकाएं से जुड़कर मूल पित्त वाहिनी बनाती है। यानी ये जो छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही है ना, जो छोटी छोटी आपका ये यकृत से छोटी छोटी नलिकाएं निकला, ये सारा नलिकाएं मिलकर और पित्ताशय की नलिकाएं से जुड़कर, ठीक है, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, यानी यकृत से जो छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही है, तो यकृत की छोटी छोटी नलिकाएं और पित्ताशय की नलिकाएं मिलकर, यानी कौन कौन? यकृत की छोटी छोटी नलिकाएं और पित्ताशय के नलिकाएं से जुड़कर यानी मिलकर, जुड़कर यानी मिलकर, क्या समझ में आ रहा है? जुड़कर यानी मिलकर मूल पित्त वाहिनी बनाती है। मूल पित्त वाहिनी बनाती है। पूछेगा कि मूल पित्त वाहिनी कौन कौन नलिकाएं से मिलकर बनती है? तो यकृत की छोटी छोटी नलिकाएं और पित्त नलिकाएं से मिलकर, पित्ताशय की नलिकाएं से मिलकर, यानी कि पित्ताशय की नलिकाएं और यकृत की छोटी छोटी नलिकाएं, यानी दो नलिकाएं मिलकर मूल पित्त वाहिनी बनाती है। मूल पित्त वाहिनी बनाती है। चलिए, पित्त जो होता है, पित्त जो भी दिखाया, गाढ़े एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। ठीक है, पित्त जो है आपका, ठीक है, पित्त जो है, बात समझ रहे? पित्त क्या है? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है, गाढ़ा है और हरा रंग का है। ठीक है, गाढ़ा है, हरा रंग का है और क्षारीय है। चलिए, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। इसमें कोई, यानी पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त के दो मुख्य कार्य, पित्त के दो मुख्य कार्य, मतलब पित्त जो है क्या क्या काम करता है? पित्त जो है क्या क्या काम करता है? चलिए, ये भी जान लेते हैं पित्त जो क्या क्या काम करता है, इसके बारे में भी। तो पित्त जो काम करता है ना भैया, पहला क्या हुआ? पहला क्या काम करता है? आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम। आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम, कायम समझ में आ रहा है ना? भोजन का जो लय हो गया, लय जो लय बना ना, उसको बोलते हैं कायम। यानी आमाशय से, आमाशय यानी अम्ल है, उसमें अम्ल में यानी अम्ल है, तो अम्ल से सब भोजन आ रहा है तो अम्लीय बन जाएगा। अम्ल से अगर भोजन आ रहा है तो अम्लीय बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब शरबत है भैया, या फिर बोल रहे मान लीजिए शरबत है और या फिर चीनी का चाशनी उसमें हाथ डालें, तो ये सब क्या बन जाएगा? चाशनी का मीठा मीठा हो जाएगा। उसी तरीके से अमाशय में अम्ल है, वहां से आपका काइम आ रहा है, यानी भोजन आ रहा है, तो सब अम्ल बन गया है ना, मतलब पूरा दम ऐसे अम्ल टाइप के दम हो गया, अम्ल बन गया। और अम्ल जो है अम्लीय होता है, अम्ल होता है अम्लीय। तो अमाशय से ग्रहणी में आए, अमाशय से कहाँ आ रहा है? ग्रहणी में। अमाशय से कहाँ आ रहा है? ग्रहणी में। ग्रहणी कहाँ है तभी बताएं। तो अमाशय के एक कौन सा है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है कहने गया पाइलोरिक छिद्र। यानी अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के ठीक बाद खुलता है ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी जेजुनम इलियम। तो ग्रहणी के बारे में आपने सुना ना? नहीं सुना कि नलिका से खुलती है, यानी आपका ग्रहणी जो है क्या अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। ठीक बाद, यानी पाइलोरिक छिद्र के बाद ठीक बाद शुरू होता है। यानी अमाशय से कहाँ आ रहा है? ग्रहणी में आपका कायम आ रहा है। कायम यानी भोजन का जो लय बना हुआ है वो आ रहा है। तो वो सब अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। तो अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। कौन? पित्त। यानी अम्लीय जो जो अम्ल हो गया है, मतलब जो आपका भोजन जो अम्ल के रूप में आ रहा है, यानी अम्ल, उसको अम्लीयता को खत्म कर देता है। कौन? क्योंकि पित्त क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। तो अम्लीयता को नष्ट करता है, यानी अम्लीयता को हटाता है। समझ रहे हो ना? यानी बात वही हुआ कि आपने क्या बताया कि हाथ है, हाथ चाशनी में डाल दिया, हाथ क्या किया? चाशनी में डाल दिया तो हो गया मीठा, मीठा हो गया। तो मीठा को हटाने के लिए पानी डाल देंगे, खत्म हो जाएगा। तो वही क्या करता है? अम्लीयता जो बन गया है, कायम जो अम्लीयता है, उसको हटाने के लिए
पित्त काम करता है, यानी पित्त क्या है, क्षारीय, उसको धो देता है, यानी अम्लीयता खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना? अब बन जाएगा क्षारीय, बन जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कायम कौन सा हो जाएगा, क्षारीय बन जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षारीय। चलिए, अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। अब क्यों बनाता है इसके बारे में बताओ। जब क्षारीय बना देगा ताकि आग्नेयाशायी रस के एंजाइम उस पर कार्य कर सके, ठीक है। दादी गए हैं। चलिए, इसके बारे में आप जानते हैं कि जो है आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम, ठीक है, आमाशय से जो ग्रहणी में अम्लीय कायम आ रहा है उसको अम्लीयता को खत्म कर रहा है, यानी अम्लीयता को धो दे रहा है, और क्या बन जा रहा है, आपका क्षारीय बन जाए। कायम कैसा बन गया, क्षारीय, क्योंकि आपको धो दिया ना, तो क्षारीय बन गया, ठीक है। अब होता क्या है, क्षारीय इसलिए बनाया जाता है, क्षारीय इसलिए बनाया जाता है ताकि आग्नेयाशायी रस के एंजाइम उस पर क्रिया ना कर सके, ठीक है। यानी कहने का मतलब, आग्नेयाशायी रस का मतलब जो हो गया, आग्नेयाशायी रस रस है कि एंजाइम जो है, रस के एंजाइम जो है उस पर क्रिया ना कर सके, मतलब किस पे, कायम पे, कायम पे क्रिया न कर सके। समझ रहे ना? कायम पे क्रिया कर देगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो कायम है, जो भोजन अब आ रहा है, वो अम्लीयता को धो देता है। कौन, पित्त, पित्त में कौन है, क्षारीय है। पित्त क्या है, क्षारीय है, उसको अम्लीयता को खत्म कर दिया, यानी धो दिया, बना दिया क्षारीय, ताकि आग्नेयाशायी रस के जो एंजाइम है, आग्नेयाशायी रस के जो एंजाइम है उस कायम पे काम न कर सके और बढ़िया से आपका भोजन ऐसे पचे और अवशोषण हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, इस तरीके से ये हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है कि पित्त के लवणों की सहायता से, पित्त के लवणों, लवणों, ठीक है, कौन सा लवण, क्षारीय लवण, ठीक है, पित्त के क्षारीय लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण होता है। पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन यानी टूटता है, क्या होता है, विखंडन यानी टूटता है, वसा क्या टूटता है, या तथा पाइसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। ठीक है, वसा को तोड़ने वाले एंजाइम जो है, वसा को तोड़ने वाले एंजाइम जो है, अम्लीयता पर काम नहीं करता, अम्लीयता पर काम नहीं करता, क्षारीय पर काम करता है, इसलिए क्षारीय बनाया जाता है। ठीक है, भोजन को जो कायम हो गया है, वो जो अम्लीय है आपका, आमाशय में से आ रहा है तो अम्लीय है, और उसको धो देता है, यानी धोने का मतलब उसको अम्लीयता को हटा देता है, क्षारीय बन जाता है, ताकि वसा को तोड़ने वाला एंजाइम आसानी से वसा को तोड़ सके। ठीक है, वसा को तोड़ सके, यानी विखंडन कर सके। तो ये दो पित्त का फायदे हैं। ठीक है, पित्त के फायदे हैं। चलिए, अब पढ़ते हैं अग्न्याशय क्या है। अब पढ़ते हैं अग्न्याशय क्या है, अग्न्याशय क्या है। ठीक है, अग्न्याशय क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, इसके बारे में जानते हैं कि अग्न्याशय क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब है क्या कि आमाशय के ठीक नीचे, आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक एक ग्रंथि, ग्रंथि गलत लिखा हुआ ना, ग्रिंथ, ग्रिंथ लिखा गया। क्या लिखा गया, ग्रिंथ। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, माफी चाहते हैं बच्चों, माफी चाहते हैं, मुझे माफ कर दो भैया, ठीक है, मुझे माफ करो, दूर रहो और मुझे माफ करो। बादशाह का एक गाना है भाई, दूर रहो और माफ करो। ठीक है, ग्रंथि आप लिखना चाहिए था, ग्रंथि। चलिए, हो गया, बस जादू है भैया, कर देना है मिटार को। तो अग्न्याशय जो है आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। यानी
आग्नेयाशय जो है आमाशय के ठीक नीचे है, और वो है क्या, तो ग्रहणी को घेरे रहती है। पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो ग्रहणी को घेरे हुए रहता है। क्या रहता है? घेरे हुए। समझ में आ रही बात? यानी आमाशय के ठीक नीचे होता है आपका आग्नेयाशय जो है, आमाशय के ठीक नीचे होता है। आमाशय के ठीक नीचे होता है। आप देखो न रे भैया, देखो मैंने कल पढ़ा था, तो आमाशय यहाँ पे था, ये बड़ा वाला, उसके ठीक नीचे देखो ये है, आग्नेयाशय है। क्या है? आग्नेयाशय है, जो कि ग्रहणी को क्या रहता है, पीले रंग से घेरे हुए रहता है। ठीक है, ग्रहणी को, इसमें ग्रहणी तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसे ये जो है पीले रंग, क्या क्या होता है, पीले रंग की इसमें दिखाई दे रहा है, आप देखना बुक में देखना, पीले रंग से क्या होता है, घेरे हुए रहता है। ठीक है, यानी अमाशय के ठीक नीचे, और अमाशय आग्नेयाशय क्या है, अमाशय के ठीक नीचे, और आग्नेयाशय ही ग्रहणी को पीले रंग की एक ग्रंथि से घेरे हुए रहता है। ठीक है, ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि से होता है। ठीक है, समझ में? अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। ग्रहणी को घेरे यानी ग्रहणी को घेरे रहती है एक पीले रंग की एक होती है, ग्रंथि होती है जो ग्रहणी को घेरे रहती है, वही आग्नेयाशय है। क्या है? वही आग्नेयाशय है। चलिए चलिए, बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। जो आग्नेयाशय कहलाती है, आग्नेयाशय कहलाती है, आग्नेयाशय की परिभाषा क्या हो गया, तो अमाशय के ठीक नीचे और ग्रहणी को पीले रंग से घेरे हुए ग्रंथि होती है, जिसको आग्नेयाशय कहते हैं। इसे अनेक इसमें सॉरी इससे नहीं इसमें किसमें, आग्नेयाशय में इसमें अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है। जैसे यकृत में है पतली पतली नलिकाएं थी, जो यकृत नलिकाएं कहती हैं, तो आग्नेयाशय में भी पतली पतली नलिकाएं होती है, जिसको बोलते हैं आग्नेयाशय नलिकाएं कहती है। ठीक है, तो इसमें यानी आग्नेयाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है, जो आपस में मिलकर एक बड़ी आग्नेयाशयी वाहिनी बनाती है। समझ में आ रहा ना? जो आपस में मिलकर, जैसे इसमें क्या था कि यकृत की छोटी छोटी नलिकाएं, कई छोटी छोटी नलिकाएं नलिकाएं और पित्त रस से निकलने वाली नलिकाएं दोनों मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। मूल पित्त वाहिनी, इसमें दो गो मिलकर बन रहा है, लेकिन आग्नेयाशय में ही छोटी छोटी नलिकाएं मिलकर एक बड़ा नलिकाएं बनाती है। एक बड़ा नलिकाएं जिसको बोलते हैं आग्नेयाशय वाहिनी नलिकाएं। ठीक है, यानी आग्नेयाशय की छोटी छोटी नलिकाएं मिलकर एक बड़ी आग्नेयाशय वाहिनी बनाती है। ठीक है, आग्नेयाशय वाहिनी बनाती है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आग्नेयाशयी रस में क्या क्या होता है, ध्यान देना, क्या क्या होता है आग्नेयाशयी रस में, यानी जो आग्नेयाशयी जो रस है उसमें जो रस निकल रहा है उसमें क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, इमाइलेस होता है, इमाइलेस ट्रिप्सिन इमाइलेस, लाइपेस लाइपेस, न्यूक्लियर न्यूक्लियस न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है, ट्रिप्सिन इमाइलेस लाइपेस न्यूक्लियर न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। समझ में आ रहा ना? यानी आग्नेयाशय रस में कौन कौन होता है, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन, इमाइलेस इमाइलेस इमाइलेस, ठीक है सही पढ़ रहे हैं, लाइपेस लाइपेस सही पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर 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 नहीं भैया, न्यूक्लियस, आधा ना यू का ली था, न्यूक्ली ए असा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियस नामक एंजाइम होते हैं, पाए जाते हैं या फिर होते हैं। यानी आग्नेयाशय रस में कौन कौन सा एंजाइम होते हैं, तो टिप्सिन, एमाइलेस, लाइपेस, न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है ना? ये सब एंजाइम होता है। आगे चलते हैं। अब आता है कि आंत ग्रंथि क्या है। आंत जो आपने छोटी आंत पढ़ा, वो क्या है, आंत ग्रंथि क्या है, आंत ग्रंथि क्या है, इसके बारे में अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा ही है तो थोड़ा सा जानेंगे। छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती है। छोटी आंत की दीवार में, अभी हमने छोटी आंत पढ़ रहा है भैया, छोटी आंत पढ़ रहा है, तो छोटी आंत की ग्रंथि बोल रहा है, यानी आंत ग्रंथि यानी छोटी आंत की ग्रंथि। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? छोटी आंत की ग्रंथि।
बात समझे, छोटी आंत 3 भागों में होता है। छोटी आंत की ग्रंथि अलग है, तो छोटी आंत की ग्रंथि देखना ध्यान से, छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती है। छोटी आंत की दीवार में क्या होती है भैया, कई ग्रंथि, बहुत सारे ग्रंथि होती हैं, ठीक है, बात समझ रहे ना। इनका स्राव आंत स्राव या सक्कस एंटोरिकस कहलाता है। यानी छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती है और कई ग्रंथियों से आत रस निकलता है, ठीक है, इसका स्राव आत रस या सक्कस एंटोरिकस कहलाता है। यानी छोटी आंत ग्रंथियों की दीवार में बहुत सारे ग्रंथि होता है और उससे रस निकलता है, कौन सा, आत रस निकलता है। क्या निकलता है, आत रस। और या फिर एक और नाम क्या है, सक्कस एंटो एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस कहलाती है, ठीक है, सक्कस एंटेरिकस कहलाती है। समझ में आ रहा ना बात। चलिए, कायम की तरह, कायम की तरल, ध्यान देना, कायम की तरल अवस्था चाइम कहलाता है। यानी कायम जो है, ठीक ध्यान देना, कायम यानी भोजन जो लई बन रहा था, लई बन के आ रहा था, लई वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, तरल हो जाएगा। तरल का मतलब उसमें थोड़ा सा पानी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पानी, पानी यानी तरल हो जाएगा। यानी कायम जो था आपका लई, लई की तरह गाढ़े लई, वो क्या हो जाएगा, तरल बन जाएगा। आपका गाढ़े लई था ना, जो आपका कहाँ से आ रहा था, अमाशय से, कहाँ आ रहा था, अमाशय से, क्या था नाम आपका, अमाशय से पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में आ रहा था। किसमें, छोटी आंत में आ रहा था। और ये जो आ रहा था कायम था, ठीक है, कायम था, क्या था, कायम था। समझ में आ रहा ना, कायम था। यानी भोजन का किसका भोजन का रूप कैसा था, कायम था, यानी गाढ़े टाइप का, ठीक है, गाढ़े टाइप का। लेकिन अब क्या हो रहा था, इसी कायम में छोटी आत्मा इधर आया, किसमें, किधर आया, आपका इलियम में आया। इलियम के आने के बाद इधर जो जो भी काम क्रिया हुआ, जो भी काम क्रिया हुआ, तो क्या हो गया, जो गाढ़ा था क्या बन गया, तरल बन गया। क्या बन गया, तरल। यानी कायम क्या बन जाएगा, तरल बन जाएगा। यानी उसमें पानी का रूप आ गया, बहुत सारी क्या आ जाएगा, पानी का रूप। तो कायम की तरल अवस्था चाइम कहलाता है। कायम और चाइम, कायम और चाइम, कायम और चाइम। कायम का मतलब हो गया, कायम का मतलब हो गया काढ़ा, काढ़ा, ठीक है, काढ़ा, गाढ़ा और काढ़ा। लेकिन चाइम का मतलब हो गया वही कायम, जो भोजन जो लोई की तरह जो था, गाढ़े लेई की तरह, वो अब उसमें पानी की मात्रा आ गया, ठीक है, पानी यानी तरल अवस्था आ गया, तरल, ठीक है, तरल अवस्था मैंने पढ़ाया है, तरल अवस्था आ गया, उसको बोलते हैं चाइम कहते हैं, ठीक है, चाइम। समझ में आ गया। अब देखना, चाइम के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई के छिद्र द्वारा होता है। यानी चाइम, चाइम का मतलब अब क्या हो गया उसमें, अब क्या हो गया, जो चाइम हो गया, चाइम यानी तरल अवस्था है, चाइम क्या है, कायम का तरल अवस्था है। अब क्या होगा, भोजन का, उसमें से भोजन का अपशोषण होगा, भोजन का जो पचे हुए भोजन का क्या होगा, अपशोषण, यानी जितना ऊर्जा एनर्जी जो भी है उसमें से क्या होगा, सब खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा। समझ में आ रहा था, किसके द्वारा होता है, तो चाइम के पचे हुए भोजन, चाइम के पचे हुए भोजन का अपशोषण, अपशोषण किसके द्वारा, इलियम के बिलाई, बिलाई के द्वारा होता है। बिलाई, बिलाई मतलब वो नहीं मियाओ मियाओ कैट में बिलाई नहीं, ये बिलाई अलग है, बिलाई के द्वारा होता है, ठीक है। चाइम का, चाइम के पचे हुए भोजन का अपशोषण, यानी जो आपका जो आया, किस में आया, इलियम में, इलियम में आपका आया, चाइम जो कौन आया, काइम आया। इलियम जो, इलियम में जो काइम आया, छोटी आंत का तीसरा भाग, इलियम, जो अधिकांश भोजन इसी में पचता है, ठीक है, पूर्ण रूप से इसी में पचता है। तो ये कायम आया, तो कायम का एक अवस्था बन गया, कौन सा अवस्था, चाइम बन गया। चाइम मतलब तरल अवस्था बन गया। अब जब तरल अवस्था बन गया तो इस ये भोजन ही है ना, भोजन ही है लेकिन पचा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, भोजन का रस मतलब तीरेगा, मतलब सारा ऊर्जा एनर्जी जो भी है, ठीक है, वसा प्रोटीन ये सब कार्बोहाइड्रेट सब क्या करेगा, खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा। तो किसके द्वारा, तो इलियम के बिलाई के द्वारा होता है। पता नहीं इलियम में हो रहा है, लेकिन इलियम के किसके द्वारा, तो बिलाई के द्वारा, बिलाई के द्वारा। पूछेगा, पचे हुए भोजन का अपशोषण इलियम में किसके द्वारा होता है, पचे हुए भोजन का अपशोषण इलियम में किसके द्वारा होता है, तो बिलाई के द्वारा, किसके द्वारा, बिलाई के द्वारा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है, उसके बाद है और, उसके बाद है और रुधिर कोशिकाओं द्वारा रुधिर में मिल जाता है। रुधिर संचार के द्वारा भिन्न भिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। यानी अब जो हुआ, बिलाई के द्वारा जो भोजन का अवशोषण हुआ,
भोजन का अवशोषण हुआ, जो भी एनर्जी आया, एनर्जी हुआ, ऊर्जा एनर्जी जो भी आया, अब खिंचा गया। अब खिंचाने को होने के बाद क्या होगा, खिंचाने के बाद होगा क्या कि रुधिर कोशिका, रुधिर का मतलब जहां से खून बहता है, ठीक है, जहां 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 खून बहता है उस सब सारे खून में क्या होगा, आपका ऊर्जा एनर्जी जो भी है सब फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, सब फैल जाएगा। और रुधिर संचार, रुधिर संचार का मतलब होता है, संचार का मतलब कि खून को फैलाना, पंप करना, क्या करना, पंप करना। और जब पंप होगा तो खून में ऊर्जा है, एनर्जी है, सारे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब पूरे शरीर में फैल जाएगा और ताकत मिलेगा। तो बोलते हैं खाना खाने से शक्ति, एनर्जी मिलता है। तो इस तरीके से पाचन होता है भैया, इस तरीके से। रुधिर का मतलब होता, रुधिर का मतलब रक्त, खून, रुधिर का मतलब रक्त या फिर खून। तो आपका जो अवशोषण हुआ, क्या हुआ, अवशोषण हुआ किसके, रुधिर कोशिकाओं द्वारा रुधिर में मिल जाता है। और रुधिर संचार के द्वारा रुधिर में मिल गया, फिर रुधिर संचार, संचार का मतलब ऊपर नीचे तो खून दौड़ती है, खून दौड़ रही है तो सब में फैल जाएगी, क्या होगी, सब में फैल जाती है, ठीक है। वितरित का मतलब फैलना, पूरे में फैल जाएगा। छोटी आंत खत्म हो गया, छोटी आंत खत्म हो गया। अब देखो, अब बच क्या गया, अब क्या बच गया, अब जो भोजन से सारा पोषक तत्व तो तिरा गया, सब तो रस निकल गया, तो बच गया क्या, जैसे आपका जूस जो हुआ, जूस निकल गया, अब क्या बच गया, बेस्ट पार्ट बच गया, जो भी बीजा उजा जो भी था, सब खलड़ी सब बच गया, उसको फेंक देते हैं, ठीक है, फेंक देते हैं ना खेत होते में। उसी तरीके से छोटी आंत में सब तो पेरैया उरैया हो गया, इलियम में, इलियम के बिलाई द्वारा सब कुछ हो गया। सब कुछ का मतलब सब कुछ, जो ऊर्जा है वो पूरा शरीर में भी ऐसे मिल गया, ताकत मिल गया। अब बच गया अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ। तो वो बड़ी आंत में पढ़ेंगे और कैसे कैसे अपशिष्ट पदार्थ कैसे कैसे जाता है और समय समय पे अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, टाइम टाइम पे। उसके बाद में बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बड़ी आंत ही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बड़ी आंत ही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें भी 3-4 पॉइंट हम देखेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 3-4 पॉइंट हम देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं भैया, बड़ी आंत देखो, छोटी आंत से कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, ठीक है। छोटी छोटी आंत से कहाँ आएगा, बड़ी आंत, छोटी आंत से क्या होगा, बड़ी आंत। अब देखना, बड़ी आंत की लंबाई कम होगी, छोटी आंत के अपेक्षा कम होगी और मोटाई ज्यादा होगा। बड़ी आंत की मोटाई क्या होती है, ज्यादा होती है, बड़ी आंत की मोटाई ज्यादा होती है और लंबाई कम होती है। समझ में आ रहा ना, चलिए जान ही लेते हैं, समझ ही लेते हैं। बड़ी आंत, बड़ी आंत जो है देखना, छोटी आंत, छोटी आंत, थोड़ा सा इसमें इंक डालना पड़ेगा, प्यास लगा हुआ है तो पी लेना चाहिए बच्चों, पानी, इंक डालो तभी काम क्रिया करेगा। तो इसका तो भोजन मिल गया, तो पी ले भाई। एक गाना है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, नहीं, मुझे खाने का शौक नहीं, खाना खाता हूँ पेट भरने के लिए, नहीं। हम लोग भी गाना बनाते रहते गाइस, कभी सुनो भी, ब्लॉग व्लॉग भी देखो, ठीक है। तो देखो, मैं बच्चों में फिर से आ गया, ठीक है। चलो आज हम देखते हैं, देखते ये है कि छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत आहार नल के, छोटी आंत आहार नल के अगले भाग, ठीक है, छोटी आंत जो है आहार नल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। ध्यान देना, छोटी आंत का जो अब अगले भाग जो होगा, अगले भाग किससे जुड़ा रहेगा, बड़ी आंत से। यानी वो ऐसे, ये होगा पीछे वाला भाग। अब यहाँ से सब जो आएगा आएगा सब कुछ पाचन उचन होने के बाद तो यहाँ नीचे आएगा, तो नीचे यानी यह अगला भाग, अगला भाग किससे जुड़ा रहेगा, बड़ी आंत से। किससे जुड़ा रहेगा, बड़ी आंत से। यानी छोटी आंत आहार नल के आगे भाग, आहार नल के अगले भाग, यानी छोटी आंत जो है आहार नल के अगले भाग, आहार नाल के अगले भाग, आहार नाल के पिछले भाग से कौन जुड़ा रहेगा, आपका छोटी आंत। लेकिन आहार नाल के अगले वाले भाग, अगले वाले भाग बड़ी आंत में खुलती है, ठीक है। आहार नल के आगे वाला भाग किस में खुलेगा, बड़ी आंत में खुलती है। चलिए उसके बाद
बड़ी आंत को दो भाग में बांटा होता है, बड़ी आंत को दो भाग में बांटा होता है, एक होता है कोलन, कोलन, ठीक है, एक होता है कोलन तथा दूसरा मलाशय, दूसरा मलाशय या रेक्टम, मलाशय या रेक्टम, ठीक है। जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के बारे में क्या है, छोटी आंत अमाशय के, छोटी आंत अमाशय के अगले भाग, अगले भाग, छोटी आंत, छोटी आंत अमाशय के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है, ठीक है। अमाशय के अगले भाग, अमाशय के अगले भाग, अमाशय का अगले भाग कौन है, बड़ी आंत, अमाशय का अगले भाग कौन है, बड़ी आंत। अब पिछले भाग, पीछे वाले भाग छोटी आंत, तो आपने पिछला पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। छोटी आंत अमाशय के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है, यानी अमाशय का जो अब नीचे वाला जो भाग होगा कहाँ खुलेगा, बड़ी आंत में खुलेगा, यानी सारा पचने के बाद जो भी आपका बेस्ट पार्ट है कहाँ चल जाएगा, आपका बड़ी आंत में चल जाएगा, क्या होगा, बड़ी आंत में, समझ में रहा ना, ध्यान देना, बड़ी आंत में चला जाएगा। और ये भी ध्यान देना, आपका जो है कायम है, अभी कायम क्या है, चाइम के रूप में है, चाइम का मतलब तरल के रूप में है, यानी उसमें पानी की मात्रा है, यानी आपका जो भोजन है, भोजन आपका आया बिलाई के द्वारा, इलियम में जो बिलाई स्थित है, उपस्थित है, उसके द्वारा तो आपका भोजन का शोषण हो गया। अब बच गया अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ किसके रूप में, चाइम के रूप में, यानी अब उसमें भी पानी की मात्रा है, किसमें, पानी का मात्रा है, वो सारा आपका मटेरियल कहाँ आ जाएगा, बड़ी आंत में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, ठीक है। छोटी आंत से क्या आ जाएगा, बड़ी आंत में। तो अब जो बड़ी आंत होता है दो प्रकार का होता है, पहला कोलन, जिसको बोलते हैं कोलन, पहला भाग कोलन, दूसरा मलाशय या रेक्टम, मलाशय या रेक्टम कहलाता है। बड़ी आंत का दो भाग होता है, एक कोलन, दूसरा मलाशय या रेक्टम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। छोटी आंत, ध्यान देना, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, छोटी आंत यानी छोटी आंत जहां से आया, मान लीजिए छोटी आंत यहाँ से आया, अब बड़ी आंत यहाँ से शुरू होते है, इसके जोड़ पर, यानी यहाँ पे ये हुआ छोटी आंत इधर से आया और इधर जा रहा है बड़ी आंत, यानी छोटी आंत से बड़ी आंत में आ रहा था, यानी यहाँ पे जहाँ पे जुड़ रहा है, जहाँ जोड़ का मतलब जहाँ पे जुड़ रहा है यानी ऐड हो रहा है, उसके जोड़ पर एक छोटी नली होती है, जिसको बोलते हैं सिक्कम कहलाता है, सिक्कम, सिक्किम नहीं, सिक्किम, सिक्किम नहीं भैया, सिक्कम, सिक्कम, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, जिसको सिक्कम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्कम, समझ में आ रहा है, जिसको सिक्कम कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम आगे जान लेते हैं। चलिए बच्चों, अब जानते हैं कि बड़ी आंत, जो अभी पढ़ा कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, जिसका बोलते हैं सिक्कम कहलाती है। और छोटी आंत, सॉरी, बड़ी आंत दो भाग में बटा होता है, पहला कोलन और मलाशय या रेक्टम। तो कोलन क्या है, मलाशय क्या है, रेक्टम क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जानते हैं यहाँ पे कि जो सिक्कम है, सिक्कम, सिक्कम का मतलब जो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पे जो है मौजूद है, वो क्या है, सिक्कम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है, यानी जहाँ पे मान लीजिए कि छोटी आंत यहाँ पे है और यहाँ से शुरू हो रहा है बड़ी आंत, तो यहाँ पे जो आपका जोड़ है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्कम, सिक्कम ऐसे लिखा हुआ सिक्कम। सिक्कम के शीर्ष पे, यानी शीर्ष मतलब ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग, शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है, मतलब अंगुली मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे टाइप की उंगली जैसे रचना, उंगली कैसा रहता है, इस टाइप रचना होती है, जिसका जिसका सिरा बंद होता है, जिसका सिरा मतलब ऊपर वाला भाग क्या होता है, बंद होता है, क्या होता है, बंद होता है, ठीक है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है, ठीक है। यानी सिक्कम के शीर्ष पर, यानी सिक्कम के ऊपरे, माथे पे, सिक्कम के शीर्ष पे यानी माथे पे ऊपरे क्या एक रचना होती है, अंगुली की जैसा रचना होती है, ठीक है, रचना होती है। ये रचना क्या कहलाती है, अपेंडिक्स कहलाती है, क्या कहलाती है, अपेंडिक्स कहलाती है। मनुष्य के आहार नल में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता, अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है, इसलिए इसको यह अपसेसी अंग कहलाता है, इसका कोई काम नहीं, इसका अपसेसी अंग है, ठीक है, कोई काम नहीं, ठीक है, कोई काम नहीं होता है। चलिए इतना तो समझ लिया कि सिक्कम क्या है। चलिए सिक्कम क्या है, आप जानते हैं कि कोलन क्या है, कोलन क्या है, तो बड़ी आंत का एक पहला भाग है कोलन, ठीक है। ये होता क्या है, तो कोलन
तीन भागों में बटा होता है, कोलन तीन भागों में बटा होता है। पहला ऊपरगामी ऊपरीगामी कोलन, दूसरा अनुप्रस्थ कोलन, तीसरा अधोगामी कोलन। ठीक है, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन। अब देखना कि अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है। अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ठीक है, यानी जो अधोगामी कोलन जो है रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, शरीर के बाहर खुलता है। समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो अधोगामी कोलन जो है रेक्टम में खुलता है। रेक्टम रेक्टम क्या है? तो रेक्टम ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ पे अपचा भोजन मल के रूप में संचित रहता है। ठीक है, जिसको समय समय पर मल द्वारा बाहर निकलते हैं। तो अधोगामी कोलन क्या होता है? रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। चलिए, इतना समझ में आ गया। उसके बाद ध्यान देना, लास्ट टॉपिक है अपचा भोजन इलियम से कोलन में रेक्टम। ध्यान देना, अपचा भोजन इलियम, इलियम में हुआ ना, इलियम के बिलाई द्वारा सब कुछ पच गया, वहां से अपचा भोजन इलियम से यानी छोटी आंत से बड़ी आंत में आ गया। ठीक है, बड़ी आंत यानी किसमें? रेक्टम, दूसरा भाग में। ठीक है, दूसरा भाग यानी कोलन तो पढ़ लिए, कोलन के बाद रेक्टम। तो इलियम से कोलन में से पहला आता है, पहला भाग कोलन में से क्या जाता है? रेक्टम में जाता है। आपने बड़ी आंत का दो भाग पढ़ा ना, कोलन और मल द्वार या फिर मलाशय या फिर रेक्टम। तो पहला जो अपचा भोजन रहेगा कोलन में आएगा, यानी बड़ी आंत के पहला भाग में कोलन में आएगा। वहां से कहाँ चल जाएगा? रेक्टम में चल जाएगा। कहाँ? रेक्टम में। रेक्टम में ध्यान देना, रेक्टम में पहुंचता है। रेक्टम में अपचे भोजन में से पानी का अवशोषण होता है। अब ध्यान देना, जो हम तुमको पढ़ाए थे काइम, ये काइम क्या है? तो ये भोजन का लय है। ठीक है, ऐसे रहेगा लय। ठीक है, ये भोजन, और यहाँ से बन जाएगा चाइम। चाइम यानी अब ये इसमें पानी की मात्रा आ गया। ठीक है, ये एकदम चिपचिपा हो गया, पानी का मात्रा हो गया। तो यहाँ से तो चाइम जो हुआ, चाइम जो था यहाँ से आपका क्या था कि क्या था? क्या नाम था इसका? इलियम। इलियम के कौन सा था? बिलाई। इलियम के बिलाई द्वारा क्या हुई? भोजन से जो भी ऊर्जा था, ऊर्जा एनर्जी जो भी कहते हैं, आपका प्रोटीन वसा ये सब जो भी कुछ था, वो क्या क्या खींच लिया, क्या क्या खींच लिया। अब खींचने के बाद बच गया आपका चाइम, बच गया। चाइम का मतलब इसमें आपका अपचा भोजन पानी के तौर पे, यानी पानी यानी तरल के तौर पे बच गया। ठीक है, तरल यानी अब जो चाइम जो कैसा है? तरल है, उसमें आपका कोई भी आपका जो ऊर्जा एनर्जी उसमें कुछ नहीं है, सब खिंचा गया। अब जो इसमें जो पानी होगा, पानी को भी अवशोषित कर लेगा। ठीक है, भोजन में पचे भोजन में पानी का अवशोषण होता है। क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में जमा रहता है। यानी अब जो है पानी को अवशोषित हो गया, पानी खिंचा गया, तो मल क्या हो गया? सूख गया। ठीक है, मल क्या हो गया? सूख गया। उसके बाद वो जो मल जो होगा, मल जो होगा अस्थायी तौर पर, यानी पूरे, ऐसा नहीं कि अस्थायी का मतलब होगा पूरे तरीके से उसमें हम शरीर से बाहर कभी निकाल ही नहीं सकते। अस्थायी का मतलब अभी है, समय के साथ वो बाहर निकल जाएगा, तो उसको अस्थायी बोलते हैं। ठीक है, तो तो अस्थायी तौर पर रेक्टम में जमा रहता है क्या? मल। जो अपचा भोजन, इसको अपचा भोजन इसका नाम मल रख दिया। ठीक है, रेक्टम में जमा रहता है, जहां से समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर CP1 CH1 एंड हो गया। आपका यहीं तक था, बड़ी आत तक कहीं था। ठीक है, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। चलिए, आप सबको समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। और आप सब एक बार नहीं 2 बार क्लास देखो, उसको नोट बनाओ, नोट करो, ऐसे फेयर बनाओ, उसको याद करो, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डे 48 और क्लास 4 में समाप्त हो गया। हालांकि क्लास 3 में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा लिखना पड़ता था, मिटाना पड़ता था, दिक्कत हो रहा था। तो इस तरह से क्लास 4 में आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। एक क्लास और आएगा, क्लास 5, जिसमें क्वेश्चन आंसर के साथ पूरे इस चैप्टर को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, शायद श्वसन। क्या है? श्वसन।
श्वसन ही पढ़ेंगे, श्वसन, हाँ श्वसन, दूसरा चैप्टर है श्वसन, तो श्वसन पढ़ेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक से आप प्यार दो, सपोर्ट करो और नए लोग के पास पहुंचाओ, ताकि और भी जितने लोग जुड़ते हैं, जितने लोग देखते हैं, उतने एनर्जी से पढ़ाने में मज़ा आता है भाई। एनर्जी ऐसे जनरेट होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आप लोग जोड़ो, आप लोग ऐसे करो, शेयर करो, और नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं शेयर करते तो पढ़ते रहो, और जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर। ऐसे ऐसे आप लोग भूल जाते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर से ऐसे वही एनर्जी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।